गुड मॉर्निंग। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो आपसे एक क्वेश्चन या एक सवाल पुटअप किया था उसका सबसे पहले सबसे अच्छा आंसर माना जाए तो बच्चन सिंह मीणा ने दिया था, उसके बाद दीपिका गोयल। मैंने आपको ये बात कही कि मेरे हर वीडियो में लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का आंसर सबसे अच्छा और जो सबसे पहले देता है उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था तो उस टॉपिक पर हमने ज्यामितीय समयावता कंप्लीट कर ली थी। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। नाम है प्रकाशिक समयावता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समयावता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो आप याद कर लेना कि प्रकाशिक समयावता होगी तो जो कंपाउंड प्रकाशिक समयावता दर्शाएगा उसे हम प्रकाशिक समावयवी कहेंगे। प्रकाशिक समावयवी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बात करें वो ये याद रखना कि जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होते हैं देखने में एक दोनों रूप बिल्कुल समान नज़र आपको आएंगे, लेकिन वो ये दोनों रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ये लाइन आप रट लेना, याद कर लेना कि जो प्रकाशिक समावयवी होंगे वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। अब बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि इसका मतलब क्या था, तो यहाँ से समझना कि ये आपके दोनों हाथ हैं, देखने में दोनों हाथ बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो इन दोनों हाथों को हम एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब मान सकते हैं, लेकिन इस हाथ को मैंने ऐसा रखा और दूसरा हाथ मैंने ऐसा रख लिया। ये हाथ इसको पूर्ण रूप से ढक पा रहा है क्या? नहीं ढक पा रहा, अध्यारोपित नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब समावयवी हम इनको मान सकते। तो याद रखना कि वे समावयवी जो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते, वो होंगे आपके प्रकाशिक समावयवी। डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये दो शब्द आपको याद होने चाहिए कि जो प्रकाशिक समावयवी होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन एक दूसरे को वो अध्यारोपित नहीं करते हैं। अब आते हैं अपने डिटेल से टॉपिक के बारे में कि प्रकाशिक समयावता के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, लुईस पाश्चर ने बताया था। प्रकाशिक समयावता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लुईस पाश्चर ने। और इन्होंने एक पदार्थ सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, क्या लिखा है? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट लवण के, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट लवण के 2 क्रिस्टल प्राप्त किए। कितने क्रिस्टल प्राप्त किए? दोनों क्रिस्टल प्राप्त किए और देखा कि दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल देखने में एक दूसरे के समान हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं। एक दूसरे को क्या नहीं करते? अध्यारोपित। तो याद रखना है कि सबसे पहले प्रकाशिक समयावता के बारे में लुईस पाश्चर ने बताया था और कंपाउंड क्या था? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट लवण। अब हम यहाँ बात करेंगे सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट जो लवण है, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट जो लवण है, इसकी संरचना क्या है? बट टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CHOH CHOH, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ये होता है टार्ट्रिक अम्ल। हमने क्या किया, यहाँ से H हटा के Na जोड़ दिया और इधर H हटा के NH4 जोड़ दिया। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट लवण। तो सोडियम, ये सोडियम और ये अमोनियम और ये टार्ट्रेट। तो ध्यान रखना कि लुईस पाश्चर ने किस कंपाउंड में, किस यौगिक में या किस अणु में प्रकाशिक समयावता की खोज की थी? तो याद होना चाहिए सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट।
अब हम बात करें कि प्रकाशिक समयावता के लिए हम एक चीज़ बोलते हैं कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, बेटा अभी आगे बात करेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। क्या लिखा है कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं उन्हें हम प्रकाशिक समावयवी, क्या कहोगे उन यौगिकों को आप? प्रकाशिक समावयवी, और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। इस गुण को क्या बोलेंगे? प्रकाशिक समावयवता। तो अगर बाई चांस पूछा जाए कि प्रकाशिक समावयवी हम किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में बोलते हैं PPL, शॉर्ट में क्या नाम दिया? PPL। तो ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं उन्हें हम प्रकाशिक समावयवी और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। लेकिन प्रकाशिक समावयवता की शर्त याद रखनी है कि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अब हम बेटा बात करें कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, शॉर्ट में हम बोलते हैं PPL। तो यहाँ से रखना कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। बेटा जो एक सिंपल सी चीज़ समझा रहा हूँ, ये एक प्रकाश का कोई कण होगा, तो प्रकाश का जो कण होती है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सभी दिशाओं में कंपन करता है। जैसे नॉर्मली हमने इसको क्या ले लिया? श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश है, इसका जो कण है वो सभी दिशाओं में क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। इस श्वेत प्रकाश को मैंने एक कांच का उपकरण जिसको मैंने नाम दिया है निकोल प्रिज्म। क्या नाम है? निकोल। इस श्वेत प्रकाश को मैंने निकोल प्रिज्म में से गुजारा, तो हमें जो प्रकाश प्राप्त हुआ है वो अपनी संचरण की दिशा के केवल, जिस दिशा में प्रकाश गति कर रहा है उसके केवल लंबवत एक ही तल में कंपन कर रहा है, केवल एक ही तल पर कंपन कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश PPL। शॉर्ट में लिख रहा हूँ PPL। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि समतल ध्रुवित का मतलब प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में कंपन करता है, लेकिन जब आपने उसको निकोल प्रिज्म में से गुजार दिया तो उसका जो कंपन है वो उसके संचरण की दिशा में केवल एक ही तल में जब कंपन करे तो उस प्रकाश को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इसके लिए हम ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि वह प्रकाश जो संचरण की दिशा के केवल एक ही तल में कंपन करे, वह प्रकाश जो संचरण की दिशा के केवल एक ही तल में कंपन करता है उस प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अगर श्वेत प्रकाश से आपको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है तो श्वेत प्रकाश को आप किस में से गुजार दो? निकोल प्रिज्म में से, जिससे जो प्रकाश प्राप्त होगा वो केवल एक ही दिशा में क्या करेगा? कंपन करता है। इसके बाद हम आगे बात करें कि हमने प्रकाशिक समावयवता में ये पढ़ा कि जो यौगिक होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है, घुमा देता है। तो उसी से संबंधित कुछ बातें हैं। अब हम आगे बात करें कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक, नाम से ये घूर्णक का मतलब घुमाने वाला है। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, ऐसे यौगिक ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। और बेटा ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं दक्षिण
ध्रुवण घूर्णक यौगिक, दूसरे का नाम है वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। तो जो ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दक्षिण ध्रुव घूर्णक यौगिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को, दक्षिण का मतलब दाईं ओर, ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को किस दिशा में घूर्णित करता है, दाईं ओर। तो ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित कर देता है उसे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को, ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को बाईं ओर घूर्णित कर देता है, बाईं ओर घुमा देता है उसके तल से, उसे हम वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। बेटा हमने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज पढ़ा था। तो वहाँ मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कुछ कंपाउंड के लिए हम प्लस का निशान लेते हैं और कुछ कंपाउंड के लिए माइनस का निशान लेते हैं। वहाँ मैंने आपको ये समझाया था कि यदि कोई यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, दाईं ओर घुमाता है तो उसके लिए प्लस का निशान लेते हैं, और यदि कोई यौगिक प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है तो उसके लिए माइनस का निशान लेते हैं। या उनके लिए स्मॉल d या स्मॉल l भी काम ले सकते हैं। बेटा कैपिटल नहीं, कैपिटल वाला तो विन्यास के लिए था जो हमने अलग से समझा था। कैपिटल D और कैपिटल L अलग है, वो किसी भी यौगिक के विन्यास से संबंधित है। लेकिन या तो प्लस रिप्रेजेंट कर दो या स्मॉल d माइनस या स्मॉल l। इसका मतलब क्या हुआ कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक को हम प्लस या स्मॉल d के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक को हम माइनस या स्मॉल l के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक का मतलब ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है, जिसको हम प्लस या स्मॉल d, विशेष बात स्मॉल d के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है उसे हम माइनस या स्मॉल l के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बेटा हम आगे बात करें तो यहाँ से एक शब्द यहीं क्लियर कर लें। एक यौगिक आएगा ध्रुवण अघूर्णक यौगिक। क्या लिखा है? ध्रुवण अघूर्णक यौगिक। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी भी तल में घूर्णित नहीं करते हैं। क्या लिखा है? ध्रुवण अघूर्णक यौगिक। ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में घूर्णित नहीं करते हैं उन्हें ध्रुवण अघूर्णक यौगिक कहते हैं। इसके बाद बेटा इसमें छोटी मोटी 2-3 परिभाषाएं आती है। जैसे एक शब्द मैंने यहाँ लिखा है घूर्णन कोण, या जिसके लिए हम एक शब्द बोल सकते हैं घूर्णन कोण। लिख रहा हूँ यहाँ पे घूर्णन कोण। अब घूर्णन कोण का मतलब क्या हुआ कि समतल ध्रुवीय प्रकाश सीधे दिशा में गमन कर रहा है, आपने कोई कंपाउंड रख दिया तो वो अपने पथ से या तो दाईं ओर जाएगा या बाईं ओर। तो जिस कोण से वो घूर्णित होता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन कोण। तो उसे हम क्या बोलेंगे? घूर्णन कोण। तो यहाँ से रखना कि जब समतल ध्रुवीय प्रकाश जिस कोण से घूर्णित होता है उस कोण को हम घूर्णन कोण कहते हैं। इसके बाद हम बड़े प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि घूर्णन कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? घूर्णन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम उसकी बात करेंगे घूर्णन कोण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर। तो बेटा अपनी बात चल रही थी कि घूर्णन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा मुख्यतः 5 कारक है जो इस घूर्णन कोण को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। जो प्रकाश हम काम में ले रहे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य इसको प्रभावित करती है, जिसको हम लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पहला कारण। दूसरा, विलयन का ताप, टेम्परेचर, कि उस जो विलयन जो सॉल्यूशन आपने काम में लिया है कि उसका ताप क्या, उसका टेम्परेचर क्या है, इसको T से रिप्रेजेंट किया है। तीसरा है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? C से। तीसरा पॉइंट। नंबर 4, ध्रुवित प्रकाश द्वारा, जो ध्रुवित प्रकाश आपने उस विलयन में गुजारा है
उसने कितनी दूरी तय की है। तो ध्रुवित प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी, इसको एल से रिप्रेजेंट की है। और नंबर 4, चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है विलायक एवं पदार्थ की प्रकृति। विलायक एवं पदार्थ की प्रकृति पर भी घूर्णन कोण प्रभावित होता है। तो यहाँ से एक सीधा सा क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि घूर्णन कोण क्या है और घूर्णन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। तो 5 कारक हमने पढ़े हैं। पहला कारक क्या है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दूसरा विलयन का ताप, तीसरा विलयन की सांद्रता c, नंबर 4 पे ध्रुवित प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी, और नंबर 5 विलायक एवं पदार्थ की प्रकृति। तो इजीली आप इनको याद कर लेना। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ध्रुवणमापी क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश जिस तल से जितने डिग्री कोण से घूर्णित होता है, मतलब जो घूर्णन कोण है, इस घूर्णन कोण का मापन हम जिसके द्वारा करते हैं उसे हम ध्रुवणमापी कहते हैं। कि घूर्णन कोण कि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल कितने डिग्री के कोण से घूमा है, उस कोण का मापन कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? ध्रुवणमापी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बेटा हम आगे बात करें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सममिति तत्व। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सममिति तत्व। सममिति तत्व क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये सममिति तत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सममिति अक्ष, नंबर 2 सममिति कोण, और तीसरा नाम दिया मैंने सममिति केंद्र। तो बेटा ये सममिति तत्व क्या है, और इन सममिति तत्व की जब हम बात करें बेटा, इसको सममिति कोण की जगह अपने ज़्यादा कंफर्टेबल सममिति तल लिख लेते हैं। तो सममिति तत्व क्या है? ये 3 प्रकार के होते हैं, सममिति 1, सममिति तल और सममिति केंद्र, जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बेटा आज के वीडियो का सवाल ये है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर यूट्यूब वाले इसी पे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड नहीं करना है, यूट्यूब पर इसी पे आपको कमेंट्स के रूप में बताना है कि फ्यूमेरिक अम्ल का जो गलनांक होता है वो मैलेइक अम्ल से अधिक क्यों होता है? पर्सन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूमेरिक अम्ल का गलनांक है वो मैलेइक अम्ल से अधिक होता है क्यों? इसके आंसर आप कमेंट्स में बताना।